Hello everyone, this is chapter 26 and today we are going to learn about the judiciary. Judiciary is the organ of the government which decides the disputes of individual according to laws, gives punishment to those who break the laws and award punishment according to the law. तो जुडिशरी गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑर्गन है जो इंडिविजुअल्स के बीच हो रहे डिस्प्यूट्स को डिसाइड करवाता है और अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या है उनको उनके बीच डिस्प्यूट संभालता है, पनिशमेंट देता है उनको जो लॉस को ब्रेक करते हैं। इसी के साथ judiciary also decide dispute that arise between the people and the government and between the state and the center or between the states themselves। और जुडिशरी ही जो लोग और गवर्नमेंट के बीच जो डिस्प्यूट होते हैं उनको भी संभालता है, स्टेट और सेंटर के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें भी संभालता है और स्टेट और स्टेट के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें भी संभालता है। In democracy, an independent and impartial judiciary is a necessity। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जो जुडिशरी होती है वो एक नेसेसिटी है किसी भी डेमोक्रेसी में। इट सेफगार्ड्स नॉट ओनली द राइट एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल बट इवन डेमोक्रेटिक सेटअप। ये किसी भी नागरिक के सिर्फ राइट और लिबर्टीज ही सेफ नहीं करते, इसी के साथ ये डेमोक्रेटिक सेटअप भी बनाते हैं। इट इज ऑल्सो द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जुडिशरी उसी का गार्जियन है जो कि जो संविधान है वो हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है और ये उसी का गार्जियन है। Indian judicial system. India has an integrated judicial system which has pyramidal स्ट्रक्चर। जो इंडिया है उसमें एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, पिरामिड जैसा। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सबसे टॉप में है पिरामिड में, आप देखते होंगे सबसे टॉप में होगा जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो। इन द स्टेट द हाईएस्ट कोर्ट इज द हाई कोर्ट। और स्टेट की बात करें तो हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, हाई कोर्ट है। द डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट इन द स्टेट एंड अंडर द हाई कोर्ट। और जो डिस्ट्रिक्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट होती हैं किसी भी स्टेट में, वो हाई कोर्ट के अंडर होती है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स। There are no separate courts for union and state for enforcement of their respective law. The Supreme Court of India. The Supreme Court located in Delhi is the highest and final court of law in India. और जो Supreme Court है जो कि दिल्ली में स्थित है, ये रहा सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये दिल्ली में स्थित है और ये सबसे हाईएस्ट और फाइनल कोर्ट है। फाइनली अगर कोई सुनवाई होती है तो इसी केस में होती है और इसी के जो भी रिजल्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का वो मानना ही पड़ता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्शन का, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के प्रोटेक्शन के लिए और राइट्स के लिए और लिबर्टीज के लिए लोगों की। ठीक है। कंपोजिशन। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ जस्टिस, चीफ जस्टिस एंड 32 अदर जजेस अगेंस्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ 34। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है एक और 32 अदर जजेस भी होते हैं और इसकी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 34 जजेस की है। द नंबर ऑफ इट्स जजेस इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। और इसके जजेस कितने होंगे ये पार्लियामेंट द्वारा फिक्स होता है और पार्लियामेंट इसको बाद में इंक्रीज भी कर सकती है नंबर्स को। चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। चीफ जस्टिस हेड द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस होते हैं वो
सुप्रीम कोर्ट को हेड करते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के? वो है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद ही शुड बी एन एडवोकेट विद एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस और अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 year और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब उसे एडवोकेट होना चाहिए, एक लॉयर होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी के साथ, और या तो उसको जज होना चाहिए हाई कोर्ट का 5 साल तक। Term of office. The judges of Supreme Court retire at the age of 65. I found guilty of misuse of authority. They can be removed from their office by the president if found guilty of misuse of authority. और अगर वो misuse करते हुए पकड़े जाते हैं तो प्रेसिडेंट उनको ऑफिस से निकाल भी सकते हैं। इसी के साथ उनकी जो रिटायरिंग एज होती है वो होती है 65। Supreme Court has 3 kind of jurisdiction, i.e. power to given judgments given as under. Original jurisdiction. In certain cases, the Supreme Court is sole authority to discharge the function. अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है वही सोल अथॉरिटी होता है कोई भी निर्णय लेने में। सच केसेस ओरिजिनेट इन सुप्रीम कोर्ट ओनली एंड इंक्लूड, और ऐसे केसेस जो होते हैं वो मेनली सुप्रीम कोर्ट में ही मुकदमे लड़े जाते हैं, और विच इंक्लूड द डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट। अगर 2 और मोर राज्यों के बीच, 2 और उससे ज्यादा राज्यों के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाता है। द डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट और मोर स्टेट गवर्नमेंट, और डिस्प्यूट होते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, उन्हें भी। केसेस इन्वॉल्विंग द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ केसेस ऐसे जो वायलेट करते हैं हमारे संविधान को, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ही उनकी सुनवाई करी जाती है। अपेलेट jurisdiction. The Supreme Court is the highest judicial body. It hears appeal against the judgment of the High Court. जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, ये हमें पता है। पर अगर कोई जजमेंट है हाई कोर्ट की तो आप उसके खिलाफ भी अपील कर सकते हो, मतलब दोबारा इस केस की सुनवाई हो, ये वाली अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। इट कैन ऑल्सो रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, और वो अपनी खुद की जजमेंट भी रिव्यू कर सकते हैं। इट हियर्स अपील इन द फॉलोइंग केसेस, और ऐसे केसेस में वो अपील लड़ते हैं। व्हेन अ हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट अ पर्टिकुलर केस शुड बी ट्राइड इन सुप्रीम कोर्ट। जब हाई कोर्ट इस ये बात बोले या लिख के दे कि ये वाला जो केस है वो उसका ट्रायल अब सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। सेकंड, व्हेन अ हाई कोर्ट चेंजेस द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट इन क्रिमिनल केस एंड अवॉर्ड डेथ पनिशमेंट, और ऐसे केसेस में जहाँ पे हाई कोर्ट अपना डिसीजन चेंज करता है, लोअर कोर्ट द्वारा दिए हुए डिसीजन को चेंज करता है किसी भी क्रिमिनल केस में और डेथ पनिशमेंट दे देता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर सकता है। एडवाइजरी jurisdiction. The president may refer any matter of constitutional importance to the Supreme Court for its option. The president may accept or reject the advice. Now we'll talk about function of the Supreme Court. The Supreme Court is the guardian of our constitution. It decides all cases which involve any point of constitutional law. तो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? गार्जियन है हमारे संविधान का, और वो उस इन ऐसे केसेस में डिसाइड करता है, इन्वॉल्व होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन्वॉल्व हो। इट एक्ट्स एज इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Second is the law. The Supreme Court is the guardian of the fundamental rights of the citizen.
जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन है किस चीज का, हमारे आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का। अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच इट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज राइट, और कोई भी सिटीजन होगा इंडिया का वो सुप्रीम कोर्ट जाके अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे अपील कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट of record in India. It maintains a records of a decision and publishes the same. सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट है रिकॉर्ड्स का इन इंडिया के, ठीक है। वो जितने भी डिसीजन लेता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जितने भी डिसीजन लेता है वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है और पब्लिश करता है। हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट। अब हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट में। सम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट सच एज हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ share a common high court at Chandigarh. In all, there are 25 high courts in the country. अब हाईएस्ट हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट का, और कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट जो कि स्टेट का हाई कोर्ट होता है। और कुछ स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो क्या करती हैं, वो कॉमन हाई कोर्ट शेयर करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़ एक हाई कोर्ट है उसको शेयर करती हैं। पूरी कंट्री में तकरीबन 25 हाई कोर्ट हैं। कॉम्पोजिशन, अ हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। तो हाई कोर्ट जो होता है उसमें चीफ जस्टिस होते हैं और अदर जजेस भी होते हैं। द नंबर ऑफ जजेस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्टेट। और कितने जजेस होंगे ये डिपेंड करता है कि स्टेट का कितनी पॉपुलेशन है। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन with the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the state concerned. और चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के और गवर्नर जो है स्टेट के, उनके उनके आपस में मिलके अपॉइंट करा जाता है। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कॉन्सुलेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपको चीफ जस्टिस और अदर जजेस बनने के लिए हाई कोर्ट में? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव वर्कड एज अ जज इन कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years or as an advocate in high court for 10 years or should be renowned jurist. ओके, सेम जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था वैसे ही है। अब पावर और फंक्शन क्या होते हैं इनके? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इंक्लूड्स मैटर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन। अब इस पहले जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है हाई कोर्ट का, इसके पास क्या पावर होती है कि ये हाई कोर्ट इन मैटर फंडामेंटल राइट्स और डिस्प्यूट जो होते हैं स्टेट इलेक्शंस में, ठीक है, स्टेट इलेक्शन और फंडामेंटल राइट के बारे में ये केसेस लड़ सकते हैं। इसी के साथ इधर पे इनकी सुनवाई हो सकती है। अपेलेट jurisdiction, the court hear appeals of civil and criminal cases decided in the subordinate courts. इसमें जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके बारे में भी सुनवाई होती है। Supervisory jurisdiction, the high court control and supervise the control of lower court by examining their records. और ये सुपरवाइज करते हैं जो उनसे लोअर कोर्ट होते हैं उनके रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करते हैं। इट मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स डिसीजन एंड प्रोसीडिंग व्हिच आर कोटेड बाय द लॉयर एंड ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और ये सारी जो रिकॉर्डिंग होती है और डिसीजंस जो होते हैं और जितनी भी लॉयर द्वारा कोटेड प्रोसीडिंग होती है उनको मेंटेन करके रिकॉर्ड बना के रखते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, subordinate court include the district level and below. These are different court in district to try to civil and criminal cases.
अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन से कोर्ट होते हैं? वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है। सिविल केसेस आर ट्राइड इन द कोर्ट डिस्ट्रिक्ट of district judge. These court can hear appeal against lower court. Smaller civil cases are tried by munsif and sub judges in the lower court. Now we'll talk about Lok Adalats. The legal process in our country has become lengthy and expensive. To save both time and money, Lok Adalat, People's Court have been इंट्रोड्यूस्ड। अब जो लीगल प्रोसेस होता है हमारी कंट्री में वो काफी लंबा चलता है, प्लस काफी एक्सपेंसिव भी होता है। तो इसीलिए बोथ टाइम और मनी बचाने के लिए लोक अदालत पीपल्स कोर्ट इंट्रोड्यूस करा गया इन इंडिया में। इट इज अ वॉलेंटरी एजेंसी। दिस सिस्टम हैव सिंप्लीफाइड द लीगल प्रोसीजर। अब ये एक वॉलेंटरी एजेंसी होती है और ये लीगल प्रोसीजर जो होता है उसे सिंप्लीफाई करती है। द लोक अदालत आर प्रिसाइडेड ओवर बाय रिटायर्ड जजेस। लोक अदालत में कौन से जजेस बैठते हैं? जो रिटायर्ड जजेस होते हैं वो लोक अदालत में बैठते हैं। द डिस्प्यूटिंग पार्टी प्रेजेंट देयर केसेस एंड द मैटर इज सेटल्ड विदाउट अ प्लीडर। जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज, जो दो पार्टीज होती है जिनके बीच डिस्प्यूट होता है, वो अपने केसेस को सामने रखती हैं विदाउट किसी एडवोकेट के। द जजमेंट ऑफ लोक अदालत इज डीम्ड टू बी डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। The Lok Adalat have proved very effective in providing speedy and cheap justice to common people. अब जो लोक अदालत होती हैं ये काफी इफेक्टिव होती हैं और काफी स्पीडी और चीप जस्टिस भी मिल जाता है आम इंसान को। The first लोक अदालत held in Delhi in 1985 decided 150 cases in a single day. और पहली जो लोक अदालत हेल्ड हुई थी वो कहाँ हुई थी? दिल्ली में 1985 में, और उसने तकरीबन 150 केसेस को एक दिन में ही खत्म कर दिया था। दस दीस लोक अदालत हैव लाइटेंड द बर्डन ऑफ अदर कोर्ट्स आल्सो। और इसने जो है लोक अदालत में दूसरे कोर्ट्स का बर्डन भी कम कर दिया। The Lok Adalat are like Panchayat and these make effort of mutual agreement and compromise. और लोक अदालत है वो पंचायत की तरह ही होती है और ये म्यूचुअल एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज करवाती हैं। केसेस ऑफ कंपनसेशन लाइक दोस अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट। अब इनमें कौन से केसेस लड़े जाते हैं? जो कंपनसेशन रिलेटेड होते हैं, किसी एक्सीडेंट में कंपनसेशन मिलनी हो उसके द्वारा। फैमिली डिस्प्यूट लाइक ऑफ सेपरेशन, डाइवोर्स, custody of children, guardianship, debts, family partition, property given to time of marriage, at the time of marriage, maintenance, etc. और इसमें फैमिली डिस्प्यूट्स भी का भी केसेस रखे जाते हैं, जैसे डिवोर्स हो गया, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन हो गया, गार्जियन डेब्ट्स हो गया, प्रॉपर्टी गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये सब। लैंडलॉर्ड टेनेंट्स केसेस, एनहांसमेंट ऑफ रेंट, ejectment, subletting, non payment of rent, maintenance of rented premises। और इसमें वो वाले केसेस भी लड़े जाते हैं जैसे लैंडलॉर्ड और किराएदार द्वारा, जो मालिक होते हैं घरों के और किराएदारों के बीच जो केसेस होते हैं, जैसे कभी किराया बढ़ा दिया या किराएदारों ने नहीं दिया है, या मेंटेनेंस, जो किराए पे कोई घर हो या कमरा हो या ऑफिस हो उसकी मेंटेनेंस के भी केसेस। अब हम बात करते हैं डिफरेंस अमंग द रोल ऑफ कोर्ट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द पुलिस। रोल ऑफ कोर्ट का रोल क्या होता है? एज डिस्कस्ड अर्लियर, द कोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। दे ट्राई टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल एंड पनिश द गिल्टी। ये प्रोवाइड करते हैं जस्टिस लोगों को और जो गिल्टी होते हैं उन्हें पनिश करते हैं। फ्रॉम लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू द हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल, these court try to verify the fact closely and hear the argument of both parties, appellant and respondent, supported by the
विटनेसेस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, भले ही वो लोवेस्ट कोर्ट हो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, या हाईएस्ट कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करते हैं, किसी भी आर्ग्यूमेंट जो होता है बोथ पार्टी का, उसको क्लोजली सुनते हैं, वेरीफाई करते हैं, जो भी अपेलेंट होता है और जो भी रिस्पोंडेंट होता है, और इन जो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं उनके सपोर्टेड जो विटनेस होते हैं उनके बारे में भी सुनते हैं। ठीक है, आफ्टर अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ होल केस दे गिव देयर जजमेंट। और जब पूरा जब होल केस का सुन लेते हैं, ये एग्जामिनेशन क्लोज एग्जामिनेशन कर लेते हैं, फिर ये अपनी जजमेंट देते हैं। Besides deciding the cases of individual, the court also play vital role in administrative setup of the country in the following ways. Now we'll talk about, they act as the custodian of the constitution. They protect the fundamental rights of the citizen. ये जो हमारे citizens होते हैं इंडिया के, उनके fundamental rights को protect करता है. They keep a check on power of legislature and executive. They can declare certain laws as ultra vires and unconstitutional. वो जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की जो पावर है उनको चेक करता रहता है, उन पे नियंत्रण रखता है, प्लस ये कोई भी लॉ अगर ऐसा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशन लगता है तो वो उसके बारे में स्टेप ले सकता है. दे डिसाइड द सेंटर स्टेट डिस्प्यूट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. दे एडवाइज द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑन द मैटर ऑफ लॉ. Role of public prosecutor. Public prosecutor are gazetted officers appointed by the state to help in the prosecution of offender to keep the society free from crimes. These officers are situated in the court building. जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो एक गजेट ऑफिसर्स होते हैं और वो अपॉइंट करे जाते हैं स्टेट द्वारा. स्टेट द्वारा वो क्या करते हैं, वो प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमा लड़ते हैं किसी भी ऑफेंडर का और सोसाइटी को क्राइम से फ्री करते हैं. और इनके ऑफिसेस जो होते हैं वो कोर्ट बिल्डिंग में ही होते हैं. द प्रेजेंट क्रिमिनल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एनी क्राइम कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इज अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. अब जो हमारा प्रेजेंट क्रिमिनल सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल पे बेस है, वो इस प्रिंसिपल पे बेस है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल क्राइम कमिट करता है तो वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है. Therefore, the prosecution and the punishment of a crime is the responsibility of the state. Such prosecution on behalf of the state is performed by a public prosecutor. रोल ऑफ पुलिस. अब हम बात करते हैं पुलिस का क्या रोल होता है. द पुलिस इज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो पुलिस है वो एक इम्पोर्टेंट पिलर है एडमिनिस्ट्रेशन का. ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल द मेन फंक्शन ऑफ पुलिस इंक्लूडेड इन्फोर्समेंट of laws, maintenance of order, investigation of crime, detention of criminal, arrest and collection of evidence and getting conviction. ठीक है, जो पुलिस का कॉलोनियल जो पीरियड था उसमें पुलिस का क्या रोल था, उनका रोल था कि वो लॉ इन्फोर्स करें, उनको मेंटेन करें ऑर्डर को, और इन्वेस्टिगेट करें किसी भी क्राइम को, और डिटेंशन दे किसी भी क्रिमिनल को, और अरेस्ट कर सकें. दीज फंक्शन ऑफ पुलिस आर कॉल्ड ट्रेडिशनल फंक्शन. और ये जो फंक्शंस थे ये ट्रेडिशनल फंक्शंस कहलाते हैं. With the dawn of independence and democracy in India, the concept of functions underwent change. ठीक है, अब जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला और इंडिया में डेमोक्रेसी आए तो पुलिस के जो फंक्शंस थे उनमें भी चेंज आ गए. Now the police is supposed to do many welfare function which include service to weaker section, women, children, handicap, etc. as per the rule and process of law. तो अब जो है पुलिस वो जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी की हमारी, उनके वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन, हैंडीकैप हो गए. और ठीक है,
For checking the efficiency of police, some scholar has suggested various norms, some of which are stated under. अब हम पुलिस की जो एफिशिएंसी है वो जांचने के लिए कुछ स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने वेरियस नॉर्म्स दिए हैं और वो ऐसे हैं. फर्स्ट है फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द सोसाइटी. जो फीलिंग होती है सिक्योरिटी की हमारी सोसाइटी में, वो विलिंगनेस ऑफ पीपल टू कॉर्पोरेट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम. मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद पीपल कॉर्पोरेशन. मेंटेन करना लॉ और ऑर्डर को और इसमें पीपल का कॉर्पोरेशन हो. फीलिंग ऑफ सर्विस एंड पुलिस पर्सनल टुवर्ड्स वुमेन, चिल्ड्रन एंड हैंडीकैप. और पुलिस जो पर्सनल है उनके अंदर ऐसी फीलिंग जो सर्विस करे किसको, वुमेन, चिल्ड्रन और हैंडीकैप होते हैं जो वीकर सेक्शन, उनके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. सर्विस बाय पुलिस टू द पीपल ड्यूरिंग नेचुरल क्लामिटीज. अब पुलिस की जो सर्विस होती है ड्यूरिंग कुछ नेचुरल जो घटना हुई, जैसे बाढ़ आ गई या कुछ, तो उसमें पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. अब इसमें बात करी गई है एफआईआर की, जिसे जिसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं. इज द इंफॉर्मेशन दैट अ पुलिस ऑफिसर रिसीव्ड अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम. ये एक पहली इंफॉर्मेशन होती है एफआईआर जो कोई भी पुलिस ऑफिसर रिसीव करता है जब कोई भी क्राइम होता है. अब इसके क्या एफआईआर के क्या सेलिएंट फीचर हैं, ठीक है, ये इनके बारे में पढ़ेंगे. एन एफआईआर मस्ट बी लॉन्च्ड इन राइटिंग ड्यूली साइंड एंड कॉपी मस्ट बी हैंडेड ओवर द इन्फॉर्मेंट. अब कोई भी एफआईआर होती है वो हमेशा लिखित तौर पे करी जाती है. इसके बाद इसके साइन होने चाहिए और इसकी कॉपी जो होनी चाहिए, ये जो एफआईआर लिखवा रहा है उसको मिलनी चाहिए. इट इज जनरली अ कंप्लेंट लॉन्च्ड विद द पुलिस बाय द विक्टिम ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. और ये क्या होती है, ये एक कंप्लेंट होती है जो भी किसी भी इंडिविजुअल द्वारा करी जाती है, विक्टिम द्वारा करी जाती है. ठीक है. It is not essential that only the victim can file a FIR. Anyone who knows about the commission of a cognizable offense can file a FIR. अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक विक्टिम ही एफआईआर जो है वो फाइल कर सकता है. कोई भी जो किसी भी कमीशन के बारे में जानता है और कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसके बारे में जानता है तो वो एफआईआर दर्ज कर सकता है. अ पुलिस ऑफिसर हु कम्स टू नो अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन फाइल अ एफआईआर हिमसेल्फ. और अगर कोई पुलिस ऑफिसर है उसे ऐसी घटना दिखती है, कोई ऑफेंस दिखता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के खिलाफ है, तो वो खुद भी एफआईआर दर्ज कर सकता है. एफआईआर मस्ट कंटेन द प्लेस, डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट. और एफआईआर में क्या होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, प्लेस होना चाहिए और टाइम होना चाहिए जब भी वो घटना घटी है उसका. अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट इज ऑल्सो नेसेसरी. और डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कोई भी इंसिडेंट का FIR में. A FIR can be filed at any police station in the country. It is duty of a police officer to send it to the police station which has the jurisdiction over the matter. अब FIR जो है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में पूरी कंट्री में करी जा सकती है. अब ये ड्यूटी, ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो उस FIR को जो उससे रिलेटेड पुलिस स्टेशन है जुरिडिक्शन से, उससे उसके पास भेजें. हम एफआईआर किसी भी कहीं भी कंट्री में किसी भी राज्य में कर सकते हैं. When the information about a cognizable offense is given orally, the police must write it down. और जो इंफॉर्मेशन जब ओरली बताता है कोई भी विक्टिम या जो भी एफआईआर करा रहा है, उस अगर वो ओरली बता रहा है तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि उसको लिखित तौर पर फाइल करें. एवरी कंप्लेंट हैज अ राइट टू आस्क फॉर अ कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्री ऑफ कॉस्ट. और हर किसी के पास
एफआईआर की एक कॉपी होनी चाहिए, हमारे पास ये राइट है कि हम उसकी कॉपी मांग सकते हैं और इसके कोई पैसे नहीं लगने चाहिए। देयर इज नो फिक्स टाइम ऑफ फाइलिंग अ एफआईआर बट इट इज टू बी filed at the earliest soon after the incident। अब इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि एफआईआर आपको इस टाइम में करवा ही लेनी चाहिए, आप कभी भी एफआईआर करा सकते हो, पर ऐसा बोला जाता है कि आपको एफआईआर जल्द से जल्द करवानी चाहिए जब भी कोई इंसिडेंट हो तब। Denial to lodge a complaint. A denial to lodge a complaint is illegal on the part of police office because a FIR is very important document for starting the process of criminal justice. अब अगर कोई डिनाइल करता है कि वो कंप्लेंट नहीं दर्ज करेंगे, कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है, तो ये इलीगल है पुलिस ऑफिस के पार्ट में, ठीक है। बिकॉज एफआईआर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है, और यही एफआईआर से ही आगे का प्रोसेस, क्रिमिनल जस्टिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आफ्टर द एफआईआर इज रजिस्टर्ड, द पुलिस टेक अप द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। Supreme Court directive on not expecting FIR by the police. On February 22, 2006, the Supreme Court held the police cannot refuse to register a FIR or formal complaint simply on the basis of doubt of credibility of a complaint received. अब 22 फरवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि एफआईआर को कोई भी पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ कि ये क्रेडिबल है, ये सही है या नहीं। जो भी कंप्लेंट रिसीव करते हैं वो इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसे एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। द बेंच ऑफ जजेस एच.के. सीमा and A.R. Lakshman quoted an earlier decision and said it is mandatory for a police officer to register a complaint of a cognizable offense। अब जो जजेस थे एच.के. सेमा और A.R. लक्ष्मणन, उन्होंने ये कोट करा कि पुलिस ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है कि वो कंप्लेंट दर्ज करे किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, और जो पुलिस है वो कोई भी इशू को खुद प्रीजज नहीं कर सकती, ये काम कोर्ट का है जज करना। पुलिस का काम होता है कि वो उस शिकायत को दर्ज करे। एट द stage of registration of a case, a police officer cannot embark upon an inquiry whether the information is reliable or not. The police must register the complaint। इसमें यही बोला गया है, पुलिस खुद कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता कि जो कंप्लेंट लिखवा रहा है ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं। उसका काम ये है कि वो जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करे।